अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेकेंड ईयर। आई होप कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम इस बुक में टोटल चैप्टर्स कितने हैं और हम किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो अगर बात करें तो टोटल चैप्टर्स जो से हैं वो 7 है। जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है ये फंक्शंस एंड लिमिट्स है। तो फंक्शंस क्या होते हैं और लिमिट्स क्या होती है। दो पोर्शन है इस चैप्टर के। नंबर 1 इज फंक्शन एंड नंबर 2 इज लिमिट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। आपको 9-10 में भी पढ़ाया गया, फर्स्ट ईयर में भी बताया गया कि फंक्शन बेसिकली हमारे पास दो सेट की करस्पॉन्डिंग होती है, जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट अपना इमेज बना रहे होते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट्स पे। तो हम यहाँ पे सेकेंड ईयर में कुछ बात करेंगे। तो सेकेंड ईयर में आप चैप्टर नंबर 1 पे फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। कि बेसिकली फंक्शन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। और फंक्शंस को हम यूज करते हैं रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। दो वेरिएबल क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन को। और जो कैलकुलस की स्टडी है, कैलकुलस बेसिकली हमारी बुक का एक पार्ट है जिसमें फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रेशंस हैं। तो ये सारी स्टडी को हम कैलकुलस कह रहे होते हैं। तो इसमें इसका बहुत ही मेन रोल है फंक्शन का। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की। तो सबसे पहले जो टर्म यूज की गई वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नेम था लेबनिज। जिसने सबसे पहले फंक्शन की टर्म को यूज किया वो एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज था, जिसने ये डिस्क्राइब करवाया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कितना डिपेंड कर रही है, उसकी डिपेंडेंस क्या है। जैसे मोस्टली स्टूडेंट लाइफ में हम क्या होते हैं, हम घर वालों पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलनी है वो हमें घर वालों ने देनी है और हमने उनको फॉलो करना है। इसी तरह इसने बताया कि बेसिकली एक चीज दूसरी चीज के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है, उस डिपेंडेंस को शो करने के लिए इसने यूज किया फंक्शन को। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x। इसमें आप देखें कि ये y जो सा है ये डिपेंडेंट है। अभी बात करते हैं डिपेंडेंट कैसे है। और x जो सा ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये आजाद है। आप x को जो मर्जी वैल्यू दें वो वैल्यू किसकी हो जानी है, y की। तो x अपनी मर्जी से बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप पुट करें x की जगह पे 1 तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप x की जगह पे पुट करें 2 तो y क्या हो जाएगा, 6। तो आप देखें x जोन्स है वो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यूज चेंज करता जा रहा है, लेकिन y अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। y को वही वैल्यू मिल रही है जो x के चेंज होने से आती है। अब x 1 हुआ तो y को 3 मिल गया।
x2 हुआ तो y का आंसर 6 आ गया। तो बेसिकली इस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब आप देखें किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया में उसकी लेंथ और उसकी विड्थ ये दोनों इंडिपेंडेंट होती है, और एरिया जो सा है ये डिपेंड कर रहा होता है लेंथ पे और विड्थ पे, कि जैसे जैसे लेंथ ज्यादा होती जाएगी, विड्थ ज्यादा होती जाएगी, एरिया भी वैसे वैसे ज्यादा होता जाएगा। अगर लेंथ और विड्थ कम हो रही है तो एरिया भी वैसे वैसे ही कम होता जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कहें एरिया ज्यादा होता जा रहा है लेकिन लेंथ और विड्थ में कोई कमी नहीं आ रही है, कोई ज्यादा नहीं हो रही। तो इसीलिए लेंथ और विड्थ यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है और एरिया इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं, और ये डेफिनेशन है इसकी, a function f from a set x to a set y is a rule or corresponding that assign to each element x in x unique element y in y। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम 9-10 में भी करके आए हुए हैं कि अगर एक सेट x हो और एक सेट y हो, मैंने स्टार्ट में भी बताया कि क्या होगा अगर x के सारे एलिमेंट्स का इमेज y में मौजूद होगा तो देन ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट यहां पे बच जाए जिसका इमेज y में ना बन रहा हो तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसकी आपने जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो ये वाली है, नोटेशन एंड वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन वाली डेफिनेशन को आप याद करेंगे। वो कह रहा है इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x, तो फंक्शन की फिर डेफिनेशन लिखते हैं, इफ अ वेरिएबल y depends on a variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y। Then we say that, देखें वही बात जो मैंने बताई यहां पे मैंने लिख दी है कि अगर एक वेरिएबल y डिपेंड कर रहा हो एक वेरिएबल x के ऊपर, सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, कि x की हर वैल्यू एग्जैक्टली y की हर वैल्यू को मिल रही होनी चाहिए, फिर ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा फंक्शन। और फिर हम इसे कह सकते हैं देन वी से दैट y is a function of x। फिर हम इसे कह सकते हैं कि y को हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है किसका, x का। इसी तरह एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर था जिसने इस पूरी डेफिनेशन को सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना सिखाया। सिंबॉलिकली फॉर्म में हम किसी भी फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली फॉर्म में हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं
y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये लिखने का जो मेथड है वो हमें एक स्विस मैथमेटिशियन आयलर था, ये इन्हों का कारनामा है जिन्होंने इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखना बताया कि y जोन्स है वो फंक्शन है किसका, x का। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। आप भी याद रख लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जहां कहीं पे भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा आएगा तो उसका मतलब होगा कि y फंक्शन है x का। जैसे मैंने ये लिखा एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप बेटा इसी के अकॉर्डिंग जरा उसे रीड करके दिखाएं। क्या रीड करेंगे, हम इसे रीड करेंगे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एरिया जोन है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, उसकी लेंथ और विड्थ का एक फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शन का कंसेप्ट था जिसमें आपने बुक वाली ज्यादा डेफिनेशन को याद नहीं करना, आप सिर्फ यही फंक्शन की डेफिनेशन याद रख लें। यही अगर पेपर में आए या कोई आपसे पूछे तो आपको यही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर वो थोड़ा सा फंक्शन को और इलेबोरेट करता है कि बेसिकली फंक्शंस जो से हैं वो लाइक कंप्यूटिंग मशीन की तरह भी होते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग मशीन की तरह कैसे, कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो हमें बदले में क्या देता है, आउटपुट देते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे कैलकुलेटर्स हैं। हम कैलकुलेटर्स पे क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर्स को इनपुट देते हैं और वो बदले में आंसर की सूरत में हमें क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली वो भी एक फंक्शन है। तो ये भी आप इसका कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि फंक्शन में हम फंक्शन को इनपुट देते हैं और वो हमें उसको सॉल्व करने के बाद उसकी आउटपुट देता है। तो फंक्शन में बेटा आप एक बात लाजमी तौर पे याद रखें कि फंक्शन में y जोन है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल and x is a independent variable। x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा और y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्यों, अभी मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको y इज इक्वल टू 3x वाली, कि y जोन है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, मतलब y अपनी तरफ से कोई अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। जो वैल्यू x की चेंज होगी वो किस में शिफ्ट हो जाएगी, y में शिफ्ट हो जाएगी। एग्जांपल मैंने स्टार्ट में भी दी थी आपको कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम घर वालों पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें सारी इंस्ट्रक्शंस घर वालों ने देनी है और हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उन इंस्ट्रक्शंस को पास आउट करना। तो बेसिकली फंक्शन भी यही है। तो यहां पे आपने फंक्शन की डेफिनेशन में ये फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद आपने फंक्शन को लिखने का तरीका याद रखना है कि एक बेसिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन को रीड कैसे करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन में जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बातें आपने याद रखनी है। इसी तरह हमारे पास कुछ फंक्शंस की टाइप्स आ जाती हैं। अगर आप बुक का पेज नंबर 5 देखें तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, के फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स में से कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं।
जिनका सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में फंक्शंस की काफी ज्यादा टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन। फिर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखें, ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होंगी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल्स आ रहे होंगे, जिसमें अलजबरा आ रहा होगा, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे होंगे, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल के लिए आप देख लें, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक फंक्शन लिख लेता हूं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो ये देखें, ये बेसिकली क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। तो इसी तरह अलजेब्रिक फंक्शन में जो ये वाला फंक्शन लिखा है हमने, हम इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। आप लोगों ने 9th 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीनियर फंक्शन। कि लीनियर फंक्शन क्या होगा? नंबर 2 पे आ जाता है लीनियर फंक्शन। तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो जाए, डिग्री कहते हैं उसमें मौजूद वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर वो 1 हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा। इफ द डिग्री ऑफ a polynomial function is 1, then it is called linear function। बेटा ये डेफिनेशन पेपर में बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन आपने इनके कंसेप्ट को याद रखना है। यहां से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है, तो वो इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज को पूछ लेता है। तो आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल लिखना चाहें लीनियर फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब आप देखें यहां पे इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये फंक्शन क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा। तो यहां पे जो सबसे मेन चीज है वो एक एमसीक्यूज आता है पेपर में, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ linear function is set of all real numbers। कि हमारे पास लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होगी वो क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। पेपर में ये एमसीक्यू जरूर पूछ लेता है। इसी तरह हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन।
हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शंस। बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में आइडेंटिटी इक्वेशन भी पढ़ी थी, 10th क्लास में भी आइडेंटिटी इक्वेशन पढ़ी थी। तो यहां पे हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। तो आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हम कोई भी सेट ले लें x को, एनी सेट x, ए फंक्शन आइडेंटिटी के लिए हम इसको I से लिखेंगे, x टू x ऑफ द फॉर्म I into x is equals to x, all x belongs to capital X। इसका मतलब है कि कोई भी सेट x हो तो वो x से x के ऊपर ही मैप कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक x है 1 2 3 और ये अपने आप ही मैपिंग कर रहा है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पे भी जो आपने याद रखना है वो ये रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या आती है, जो पेपर में अक्सर एमसीक्यूज भी आता है। तो एक बात याद रखें, फंक्शन की टाइप्स में जितने भी उसकी टाइप्स हैं, आपने सब टाइप्स की डोमेन और रेंज उनके ऊपर निशान लगाना है और वहां पे आपने मेंशन करना है एमसीक्यूज, कि ये पेपर में एमसीक्यूज जरूर आ जाता है। तो डोमेन और रेंज कौन सी है, वो सेट एक्स ही खुद होता है इसका, डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन is set x itself। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी सेट लिया होगा वही उसकी डोमेन होगी, वही उसकी रेंज होगी। बेसिकली डोमेन कहते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं और रेंज कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये देखिए डिपेंडेंट भी वही है, इंडिपेंडेंट भी वही है। तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज वही खुद होंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है कांस्टेंट फंक्शंस। तो हम कांस्टेंट फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। आप देखें कि नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट फंक्शन, तो इट मींस इसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। मैं बार बार आपको दोबारा से यही बता रहा हूं कि ये जस्ट हम कर रहे हैं एमसीक्यूज के पर्पस के लिए, पेपर में इसकी डेफिनेशन बहुत ही शाजो नादर आती है। तो नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शंस। तो कांस्टेंट फंक्शन में वो कह रहा है कि लेट x एंड y बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए फंक्शन, अब कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए हम c लेंगे, x टू y डिफाइंड बाय, और ये डिफाइन कैसे होगा, डिफाइंड बाय cx इज इक्वल्स टू a। मतलब कि किसी फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करें, किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करें तो इसका आंसर एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और जो आंसर आएगा वो बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल Y में से। और ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन बहुत सी सिंपल सी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फंक्शन पे अप्लाई करूं और उसका आंसर 2 आ जाए, तो ये देखें 2 एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रैशनल फंक्शन। तो वो कह रहा है ए फंक्शन
इन द फॉर्म ऑफ p ओवर x ओवर q ओवर x। जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि हम किसी नंबर को p ओवर q की फॉर्म में लिखें तो वो क्या बन जाता है, रैशनल। तो फिर रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख लेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा रैशनल फंक्शन। इसी तरह हमारे पास कुछ आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मुख्तलिफ फंक्शन है, साइन है, कोज है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 में साइन, कोज, टेन, उसके रेसिप्रोकल्स की डोमेन और रेंज याद की थी। तो बेटा आपने यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनकी डोमेन और रेंज लाजमी याद करनी है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि यहां से टाइप्स ऑफ फंक्शन में मुख्तलिफ फंक्शन की पेपर में डोमेन और रेंज का एमसीक्यू पूछा जाता है, तो आपने इसको लाजमी तौर पे करना है। इसी तरह इनवर्स फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें हम कुछ e की पावर में लिख लें, जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर 5x। ये सारे फंक्शन क्या हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिर लॉगरिथम फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जो लॉग की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो आपने इनकी डोमेन और रेंज लाजमी याद करनी है। इसी तरह कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन की भी आपने डोमेन और रेंज लाजमी तौर पर याद रखनी है। हाइपरबोलिक फंक्शन में मैं कुछ फंक्शंस आपको लिख के देता हूं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में याद काम आएंगे हमारे। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आपने इनको लाजमी तौर पर याद रख लेना है। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम सबसे पहले साइन हाइपर एक्स का फार्मूला देखते हैं जो कि है e की x माइनस e की माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह हम कोस हाइपर एक्स का फार्मूला देखते हैं जो है e की x प्लस e की माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह हम टेन हाइपर एक्स का फार्मूला देखते हैं जो कि है e की x माइनस e की माइनस एक्स ओवर e की x प्लस e की माइनस एक्स। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, साइन, कोस और टेन के। तो आपने इनको लाजमी तौर पे याद करना है। ये एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन में फार्मूलाज यूज होंगे, तो आपने इनकी डोमेन और रेंज लाजमी तौर पे याद करनी है। ये पेपर में एज ए एमसीक्यूज पूछी जाती है। इसके बाद कुछ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में भी आपने कुछ वैल्यूज याद कर लेनी है जो पेपर में एज अ एमसीक्यूज पूछी जाती हैं। वो जब नेक्स्ट यूज होंगी तो मैं आपको वहां पे उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह फंक्शन की कुछ टाइप्स हमने जो सी है वो कर ली है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि नहायत ही आसान है। और आई होप कि आज के लेक्चर में आपको फंक्शंस के बारे में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मेरी बात समझ ना लग रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसे जरूर आंसर देंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी करें और इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।